आज इतिहास रचने वाला है। तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकवरेज आप भारत 24 पर लगातार देख रहे हैं। जो बड़ी खबर है और जो बड़ी हलचल है वो इस वक्त है प्रधानमंत्री के आवास पर। 41 सांसद पहुंच चुके हैं पीएम आवास, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और जैसा कि भारत 24 आप तक हर एक जानकारी, हर एक डिटेल्स पहले से पहुंचा रहा है कि अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। जेडीयू के कोटे से रामनाथ ठाकुर और लल्लन सिंह की मौजूदगी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल भी पहुंच चुके हैं। शोभा करंदलाजे भी प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद हैं। इसके अलावा एनडीए के जो सहयोगी हैं, जो घटक हैं, उनको भी आमंत्रित कर दिया गया है। वो तमाम चेहरे जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद और इस वक्त चाय पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी और लगातार भारत 24 पर आप विश्लेषण देख रहे हैं। हर खबर के पीछे की खबर भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है और इसको डिकोड कर रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार। अजय सर, एक बार फिर से इस सवाल के साथ कि अभी तक जो नाम सामने आए हैं, ऐसा लग रहा है कि एक सामंजस्य बनाने की कोशिश, एक बैलेंस तस्वीर, अनुभवी चेहरे भी जिसमें 11 मंत्री रिपीट और कई नए चेहरे जिसमें चिराग पासवान भी और टीडीपी से राम मोहन भी। देखिए, सहयोगियों को साथ लेकर चलने की जो कोशिश है वो स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो बार बार सहयोगियों को लेकर सवाल उठा रहा है कि ऐसी कोई समस्या हमारे सहयोगियों के बीच में नहीं है। अभी आपने खबर देखी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में जा रहे हैं। इस बात को लेकर संशय था कि क्या कांग्रेस स्वेरिंग इन सेरेमनी का बहिष्कार करने जा रही है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की परिपाटी में अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, स्वेरिंग सेरेमनी में उनका जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक कोहेसिव डेमोक्रेसी के लिए ये आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी हैं या फिर कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो ये संशय उठा रहे हैं कि ज्यादा वक्त नहीं है जब एनडीए अलायंस के तमाम घटक दलों को इस बात की समझ होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, वहां पर सहयोगियों के विचारों के लिए, उनकी संवेदनाओं के लिए ना तो जगह होगी और ना ही वक्त होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है जो कि सिर्फ एक यूनिटरी सिस्टम पर चल रहा है। इन तमाम जो यूं कहें कि विपक्ष के जो प्रचार हैं, इसको धता बताने के लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार ये स्पष्ट करे कि सहयोगियों को मान, सम्मान और स्थान तीनों दिया जा रहा है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि बड़े से बड़े नेता, जैसे कि अभी जयंत चौधरी की बात भी सामने आई, वो भी मंत्रिमंडल में शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी जगह दी जा रही है। चिराग पासवान युवा नेता हैं और लगभग 9 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद से। उन्होंने कभी भी इस बात से अपने आप को अलग नहीं किया कि मोदी के हनुमान के अलावा कुछ और हैं। ऐसे में इन तमाम नेताओं को जगह देकर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, ये एक कोहेसिव अप्रोच को सामने रखने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आज जो तमाम लोग 10 सालों के एक यूनिलैटरल गवर्नमेंट को देखने के बाद एक कोएलिशन गवर्नमेंट को देख रहे हैं, उनके दिमाग में संशय है। इस संशय को दूर करना सरकार की आवश्यकता है और जनता को ये भरोसा प्राप्त कराना या दिलाना ये भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। अजय सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मान, सम्मान और स्थान, और इसको मैं इस चीज़ से जोड़ करके भी देख रही हूँ कि जिस अलाई ने, यानी कि घटक के जो तमाम दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू, जिसने ज़्यादा सीटें जीती उनको 2 पद, बाकी जिसने 1 सीट, जिसने 5 सीट, जिसने 7 सीट जीती उनको 1-1 पद। क्या हम ये मांग करके चले कि कम से कम पहली परीक्षा, क्योंकि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को उतना अनुभव नहीं है गठबंधन की सरकार चलाने का, इससे पहले 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, क्या ये मांग करके चले कि गठबंधन की पहली परीक्षा मोरली नरेंद्र मोदी ने पास कर ली? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को इस बात को लेकर बहुत संशय था। 2002 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर गए थे, उसके बाद उन्होंने गुजरात का चुनाव देखा था। वहां से लेकर आज तक की जो उनकी जर्नी रही है, एक नेता के तौर पर या अपनी सरकार के मुखिया के तौर पर, उनके पास एक पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। ये पहला मौका है जब उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो लोग ये बातें मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को साथ लेकर नहीं चलते, उनका फैसला लेने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल भिन्न या अलग है,
वो शायद इस बात को नहीं जानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय की जरूरत के हिसाब से प्रैक्टिकल और डिसाइसिव फैसले लेने में माहिर है। ये दक्षता उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत की और यही दक्षता उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बीते 10 सालों में दुनिया के सामने और देश के सामने रखा। आप जरा सोचिए, G20 के सम्मेलन के समय जिस तरह से भारत ने अपने लिए और अपने खास करके G20 को सक्सेसफुल बनाने के लिए तमाम वॉरिंग पार्टीज के बीच में एक कॉमन थ्रेड बनाते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू कराया, ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में दिया गया एक कूटनीतिक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। देखिए, अलग अलग लोगों को साथ लेकर चलना, लोगों के मतभेदों को दूर करते हुए उन्हें समग्र राजनीति के आधार पर लेकर आगे चलना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महारत है। इसलिए अगर कोई ये डाउट कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो शायद वो गलतफहमी पाल रहे हैं। इसके अलावा और कहना कुछ भी मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, सामने वक्त है और प्रमाण सामने जब हो तो उसके बाद किसी और तरह की किसी बात को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर जो तमाम लोग ये बातें सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला पाएंगे, कंस्ट्रेंट फील करेंगे, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं होने वाली। उन्हें पता है कि कहां और कैसे सहयोगियों को बनाना है। जरा पिछला लोकसभा उठाकर देख लीजिए। 2019 से 2024 के बीच भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद थे। इसके बावजूद एनडीए के घटक दलों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। और जरा देखिए, जगन रेड्डी से लेकर उस वक्त बीजेडी, ये तमाम पार्टियां थी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसले पर संसद में साथ में आकर बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती थी। अगर समन्वय और तालमेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की नेतृत्व को नहीं हो पता होता तो क्या ये संभव था? लिहाजा इस तरह की बातें अटकलें हैं और अटकलों का दौर जैसे ही संसद का पहला सत्र शुरू होगा, उसके साथ ही अपने आप धराशायी होता हुआ भी दिखाई देगा। जी, और जो बड़ी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हलचलें भी बहुत तेज़ हो रखी है। जो बड़ी खबर है जिसका जिक्र अजय सर भी आपसे कुछ देर पहले कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस समारोह में शामिल होंगे, क्योंकि पहले तमाम तरह के कयास थे लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है। और लोकतंत्र में ऐसा कोई भी कदम स्वागत योग्य होता है, इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है अजय सर, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व की, उनके रिप्रेजेंटेशन की, बिहार की झलक, बिहार का बाहर कम से कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक बिहार से ही 5 चेहरों को कॉल जा चुकी है, 5 चेहरे पहुंच चुके हैं। नित्यानंद राय से लेकर के गिरिराज सिंह, चिराग पासवान और जेडीयू कोटे से 2 चेहरे। देखिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर आप देखें तो एक बहुत ही रिवॉर्डिंग स्टेट साबित हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि आप बिहार के नतीजे देखिए। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पर पूरा भरोसा था, योगी का कुशल प्रशासन और उनकी पूरी दक्षता सामने थी, इसके बावजूद सोशल इंजीनियरिंग और कास्ट इक्वेशन के आधार पर जनता के दिल में जगह बनाने में इंडिया अलायंस को काफी सफलता मिली। जहां पर बिहार को आप देखते हैं तो वहां पर तेजस्वी यादव बड़ी कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल रही थी और कई मौके पर राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव के साथ तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन वहां पर इस तरह का नहीं होता दिखाई दिया, यानी कि बिहार ने जातीय आधार पर मतदान नहीं किया। और यह बहुत बड़ा एक डिपार्चर है बिहार, क्योंकि जातीय आधार पर मतदान बिहार की सबसे प्रमुखता है राजनीति को लेकर। इस डिपार्चर के लिए अगर बिहार को रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में उचित नहीं होगा। और जहां तक हम जेडीयू की बात करते हैं, जेडीयू ने बिहार में अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा रखा है। याद कीजिए, चुनाव के पहले हम लगातार इस बात की चर्चा करते थे कि कहीं जेडीयू बीजेपी के लिए लायबिलिटी तो नहीं बनने जा रहा। नीतीश कुमार, जिनको चर्चा के तौर पर बिहार में पलटू कुमार के तौर पर हर कोई कहता है, क्या उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी? लेकिन वस्तुस्थिति क्या निकली? जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो पूरे तरीके से जेडीयू के साथ जुड़ा रहा, यहां तक कि उनका परफॉर्मेंस बीजेपी के मुकाबले बिहार में अच्छा रहा। ऐसे में नीतीश कुमार को रिवॉर्ड करना अपने आप में जाहिर सी बात है, सही बात है। लेकिन बिहार में बीजेपी अपने अस्तित्व को भी नकार नहीं सकती, खास करके तब जब 2025 में बिहार में जनवरी से मार्च के बीच में चुनाव होंगे। विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी पकड़ बनानी है, और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे, तो जाहिर सी बात है बिहार पर ध्यान देना होगा। विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार की मांग लगातार रही है, उस पर भी आप निर्णायक फैसला होते हुए देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप आंध्र प्रदेश के बारे में देखेंगे चंद्रबाबू नायडू की वजह से,
ये तमाम चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि बिहार पर अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस होगा और आने वाले दिनों में कुछ सुधार के बाद उत्तर प्रदेश पर अपना रिन्यूड फोकस होगा। तो जहां फोकस होता है वहां पर विकास के लिए आवश्यक है, वहां की जनता को यह भरोसा देने के लिए आवश्यक है कि आपने हमें जिताया, हम आप में भरोसा कर रहे हैं, आपके प्रतिनिधि को हम कैबिनेट में जगह दे रहे हैं। एक ये मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन कुछ तस्वीरें सर आ रही है, वो एक बार अपने दर्शकों को हम दिखा दें, फिर हम आपसे आगे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अमित शाह जो कि मौजूद इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर, और जब वो पहुंचे उस वक्त की तस्वीर। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष, गया से उन्होंने जीत हासिल की है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रामदास अठावले भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुंगेर से जीत करके आए हैं, उनकी यहाँ पर मौजूदगी। रामनाथ ठाकुर यहाँ पर पहुंचे, और पहले ही कहा जा रहा था जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान हुआ था, उसके बाद कहा जा रहा था कि रामनाथ ठाकुर की जो भूमिका है वो बढ़ेगी। इस बार वो चुनावी मैदान में फिर से आए और यहाँ पर उनको जीत मिली, और इसके बाद इनको भी फोन कॉल आ चुकी है और वो इस वक्त पीएम आवास पर मौजूद नई टीम में ये भी शामिल होंगे। इसके अलावा विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और वो भी इस वक्त पीएम आवास पर मौजूद हैं। और सर इन्हीं तस्वीरों के साथ, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि अब बहुत चुनौती ये भी होगी कि कैसे विभागों का बंटवारा किया जाए सहयोगी दलों की तरफ से, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर एक सांसद वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। विश लिस्ट सबने तैयार कर रखी है। अब विभागों का बंटवारा और कैबिनेट और एमओएस को लेकर के भी माथापच्ची क्या करनी पड़ेगी बीजेपी को? दल अपने पावर ऑफ इन्फ्लुएंस या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मान जाहिर सी बात है रखी गई है कि उनको फाइनेंस या इस तरह का कोई एक मंत्रालय दिया जाना चाहिए, और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उनके ऊपर अभी सीबीसीआईडी के 24 मामले चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो जेल भी गए थे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की मांग उनकी तरफ से हो सकती है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रमुख 4 मंत्रालय हैं, रक्षा, विदेश, डिफेंस और फाइनेंस, इन 4 मंत्रालय पर भारतीय जनता पार्टी अपना अधिकार जरूर रखेगी। और ये जरूरी है क्योंकि सरकार के तमाम बड़े फैसलों में ये आवश्यक होता है कि ये सभी मंत्रालय एक साथ मिलकर काम करें, और ये समन्वय तभी हो सकता है जब ये सभी मंत्रालय एक पार्टी के हों, क्योंकि विचारधारा और आइडियोलॉजी एक होती है। पहले की गठबंधन की सरकारों में हमने इस तरह के एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पर अलग अलग पार्टियों ने इस तरह के महत्वपूर्ण महकमों में भी अपनी पकड़ बनाई थी, लेकिन वो सरकारें फंक्शनिंग में थोड़ी बहुत कमजोरी आ जाती है। मौजूदा सरकार में ऐसा होता हुआ कम से कम मुझे प्रतीत नहीं होता, जिसकी वजह से इन अहम मंत्रालय में किसी आपको रोक रही हूँ, एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि मंत्री यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं, जो सांसद हैं और अब वो मंत्री बनेंगे। लेकिन ये नितिन गडकरी की गाड़ी है जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि नितिन गडकरी एक ऐसा नाम जिसने एक बार फिर से जब जीत हासिल की, और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से उनका काम रहा है, जिस तरीके से नितिन गडकरी की परफॉर्मेंस रही, आप किसी से पूछे 100 आउट ऑफ 100। और अब नितिन गडकरी जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास से निकलते हुए उनकी तस्वीरें, और तमाम ऐसे जो कद्दावर चेहरे हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं इस वक्त चाय पर चर्चा। लेकिन अब क्योंकि बैठक समाप्त हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये जो कारवा है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ, वो यहाँ से निकलता हुआ शाम के 7:15 बजे आज शपथ ग्रहण होना है, और इसी को लेकर के तमाम तरह की तैयारी। लेकिन शुरुआती दौर में 41 चेहरे जो कि इस वक्त पीएम आवास पर मौजूद, इसमें कई एनडीए घटक दलों के जो बड़े चेहरे हैं, जो चुन करके आए हैं, जो सांसद हैं, वो भी यहां पर पहुंचे जिनको कॉल आई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में संकेतों और संदेशों को समेटे हुए है।